तभी माया हातिम को अमरोसा के जंगल की तरफ जाते हुए देखती है। उसके बाद माया अपने शक्तियों की मदद से हातिम और उनके साथियों पर हमला कर देती है। उसके बाद हातिम और उनके साथी अमरोसा के जंगल जाकर गिर जाते हैं। उसके बाद वे सभी जंगल में आगे बढ़ते हैं। जंगल में उन्हें अजीबो-गरीबे आवाज़ें सुनाई देती हैं। तभी अचानक उस जंगल में एक खतरनाक तूफान उत्पन्न होता है। तभी उस तूफान के बीच हातिम और उनके साथी घिरे जा रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद वह तूफान थम जाता है। उसके बाद वे सभी आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ माया और हातिम उन्हें देख रहे होते हैं। वहीं जंगल में किसी खुफिया स्थान पर एक मकड़ी का शैतान होता है जो जिंदा इंसानों को खाता है। तभी वह शैतान अपने मकड़ी के पास जाता है और कहता है, मानुषगंध, इसका मतलब कोई आदमी आया है। बड़ा मजेदार गोश्त होता है आदमियों का, बहुत मजा आएगा उन्हें खाने में। वही दूसरी तरफ वे सभी उस तूफान से बचते हुए वहां से भाग रहे होते हैं। काफी दूर भागने के बाद उन्हें अजीबो-गरीब आवाजें सुनाई देती हैं। तभी अचानक वह तूफान बादशाह को लेकर वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद वह तूफान दोबारा उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी अचानक वह तूफान होबो के पास आता है और वह होबो को भी लेकर वहां से गायब हो जाता है। तभी देखते देखते वह तूफान महारानी को भी लेकर वहां से गायब हो जाता है और वे तीनों जाकर उस शैतान के मकड़ी में फंस जाते हैं। तभी वहां मकड़ी का शैतान आता है और उनकी ओर बढ़ रहा होता है। तभी वह जाकर होबो का पैर पकड़ लेता है। तभी हातिम उनकी चीखने की आवाज़ सुनकर उन तक पहुंच जाते हैं। तभी हातिम का मुकाबला उस शैतान से होता है। तभी हातिम उस शैतानों के बीच काफी समय तक लड़ाई चलती है। अंत में हातिम उस खंजर से उस शैतान का अंत कर देते हैं और अपने सभी साथियों को बचा लेते हैं। उन्हें बचाने के बाद वे आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर वे किसी चट्टान के पास पहुंचते हैं। तभी उन चट्टानों से आवाज़ आती है, मेरे ऊपर मत बैठो। तभी हातिम उनके पास जाते हैं। तभी होबो कहता है, हातिम, ये पत्थर तो बोल रहा है। तभी महारानी कहती हैं, पत्थर भी कभी बोलते हैं क्या? तभी महारानी एक पत्थर के पास जाती है और उसे छूती है। तभी वह पत्थर बोलता है, अरे ये क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? तभी वह दूसरा पत्थर बोलता है कि कौन हो तुम लोग? तभी हातिम उस पत्थर के पास जाते हैं। तभी वह पत्थर हातिम से कहता है, मेरी कहानी सुनना चाहोगे? तभी हातिम के पूछने पर वह बताता है कि मैं कभी अल्डोरा का बादशाह था। ये जानकर वे सभी बहुत खुश होते हैं और वह बताता है, अल्डोरा में मेरी हुकूमत में सभी अच्छे लोग रहते थे, लेकिन मेरी हुकूमत शैतानों को पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया। और वे बताते हैं, शैतानों ने न मेरा सल्तनत छीना बल्कि मुझे और मेरे फौजियों को पत्थर बनाकर इस जंगल में फेंक दिया। और तब से मैं और मेरा सेना यहाँ पर पत्थर बने पड़े हुए हैं और पूछते हैं, मगर तुम लोग कौन हो? तभी हातिम अपना परिचय देते हैं और बादशाह और महारानी का भी परिचय देते हैं। और हातिम बताते हैं, दज्जाल ने मेरे चमत्कारी तलवार, अलवेला का चमत्कारी कवच और मलिकाए सायला का जादुई मुखौटा चुरा लिया है और उसके बल पर वह अंडोरा के तख्त पर बैठ गया है ताकि वह 7 सितारों की ताकत हासिल करके दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान बादशाह बन जाए। तभी पत्थर बने बादशाह कहते हैं, वह शैतान मेरे तख्त पर बैठकर उस तख्त को गंदा कर रहा है, काश मैं कुछ कर सकता। तभी हातिम कहते हैं, हम आपको अंडोरा लेने के लिए आए हैं। तभी हातिम के पूछने पर वे बताते हैं कि मेरी ये हालत बदल सकती है, हम पत्थर से फिर से इंसान बन सकते हैं। अमरोसा के इस जादू जंगल में उस पार एक झील है जिसका पानी पीला है, मगर बहुत मुश्किल के बाद ही उस झील तक पहुंचा जा सकता है। अगर वह पानी पी लिए जाए तो हम फिर से आदमी के शक्ल में आ सकते हैं। और उन्हें यह भी बताते हैं कि कोई भी मर्द उस पानी को हासिल नहीं कर सकता, कोई भी मर्द उस पानी को छू नहीं सकता। वो पानी सिर्फ कोई कुंवारी लड़की ही छू सकती है, उसे ला सकती है। तभी मलिका छायला उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी जंगल में किसी स्थान पर माया और छाया होती हैं और वे हातिम और उनके साथियों को वहां पहुंचने से पहले वहां एक अच्छा सा और खूबसूरत आरामदायक घर बना देती हैं। उसके बाद काफ़ी समय बीत जाता है। उसके बाद हातिम और उनके साथी उस जगह पर आते हैं। तभी होबो कहता है, वह देखो, यह शानदार घर है। तभी मलिका कहती है, शहजादे, क्यों न रात यहीं ठहरा जाए? उसके बाद हातिम और उनके साथी उस घर के अंदर जाते हैं। अंदर जाने पर माया और छाया अपना भेष बदलकर उस घर में रह रही होती हैं। उसके बाद वे सभी उस रात वहीं बिताते हैं। उसी रात सभी लोग अलग अलग जगह पर होते हैं जहाँ पर होबो बकरी का दूध लेने के लिए गया होता है। तभी होबो के पास हातिम आते हैं और होबो से कहते हैं, होबो। तभी होबो कहता है, हातिम शोर मत करो, मैं बकरी के दूध लेने के लिए बकरी को पटा रहा हूँ। तभी हातिम कहते हैं, हाँ मैं वही तो देख रहा हूँ कि तुम बकरी का दूध लेने नहीं बकरे का दूध लेने जा रहे हो। क्योंकि होबो बकरी के पास नहीं बल्कि बकरे के पास बैठा होता है।
वहीं दूसरी तरफ माया महारानी को एक सेब लाकर देती हैं। तभी महारानी जैसे ही उस सेब को खाती हैं, वैसे ही महारानी की तबीयत खराब होने लगती है और महारानी बेहोश हो जाती हैं। तभी माया और छाया आपस में बात करती हैं कि अब पीला पानी लाने वाली तो गई, अब पितरोस कभी भी पत्थर से इंसान नहीं बन पाएगा। तभी महारानी की चीख सुनकर होबो वहाँ आता है। तभी होबो उन दोनों को असली रूप में देखता है। तभी होबो कुछ करते हैं कि वे दोनों वहाँ से गायब हो जाती हैं। तभी वहाँ हासिम और बादशाह भी आते हैं और वे उस जहरीले सेब को देखते हैं जो महारानी ने खाई थी। तभी होबो कहते हैं कि वे दोनों चुड़ैलें थी, वे दोनों मेरे सामने गायब हो गईं। तभी होबो कहते हैं अब हम क्या करें हातिम। तभी बादशाह कहते हैं अगर 24 घंटे के अंदर सफ़ेद जादू सेब लाकर इसे नहीं खिलाया गया तो महारानी सायला इस सेब की वजह से मर जाएंगी। तभी हातिम पूछते हैं वह जहर उतारने वाला सेब मिलेगा कहाँ। तभी बादशाह बताते हैं पूरब की ओर जाने पर अफलाजू नाम का एक बाग मिलेगा। उस बाग में हर तरह के हर रंग के सेब मिलेंगे। उसी बाग के दरमियान सफ़ेद सेब का पेड़ भी है। अगर वह सेब सायला को खिलाया जाए तो उस सेब से सायला का जहर निकल जाएगा। उसके बाद हातिम उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जंगल में काफ़ी समय चलने के बाद वे जंगल के किसी स्थान पर रुकते हैं और वहाँ पर आराम करते हैं, जहाँ पर होबो किसी पेड़ के नीचे बैठकर सेब खा रहा होता है। तभी होबो का सेब अचानक कोई ऊपर खींच लेता है। तभी देखते देखते उनका दूसरा सेब भी कोई ऊपर खींच लेता है। तभी अचानक वह पेड़ हंसने लगता है। तभी हातिम उसके पास जाते हैं और हातिम कहते हैं तुम कोई जादुई पेड़ लगते हो, तब तो तुम्हें पता होगा कि तुम जैसे जादुई पेड़ों का बाग कहाँ है। तभी वह हातिम की मदद करता है और वह पेड़ बताता है जहाँ सूरज उगता है उसी तरफ आधा दिन चलो, फिर तुम्हें जादुई पेड़ों का बाग दिखाई देगा जिसमें रंग बिरंगे सेब लगे होंगे। तभी हातिम अपना सफर शुरू करते हैं। सफर तय करने के बाद उस बाग तक पहुंच जाते हैं। तभी हातिम जैसे उस सेब को तोड़ते हैं वह सेब वहां से गायब हो जाता है। तभी हातिम के पास के कुएं में कोई हातिम को बुलाता है। तभी कुएं से आवाज आती है तुमको वह सफेद सेब चाहिए ना हातिम, वह सेब मेरे पास है, आओ कुएं में आओ। मलिका छायला को बचाने के लिए हातिम के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए हातिम उस कुएं में कूद जाते हैं। कुएं के अंदर जाने पर हातिम एक अजीब सी दुनिया में पहुंच जाते हैं। अंदर जाने पर हातिम को इंसानों के कंकाल लटके पड़े दिखते हैं। आगे जाने पर हातिम के सामने कोई कपड़ा ओढ़कर बैठा होता है। तभी हातिम उसके ऊपर से उस कपड़े को हटा देते हैं। तभी अगले पल देखने पर पता चलता है कि वह कोई चुड़ैल होती है। तभी देखते देखते और भी चुड़ैलें वहाँ प्रकट होती हैं और वे चुड़ैलें रो रही होती हैं। तभी हातिम उनसे पूछते हैं कि तुम लोग रो क्यों रही हो। तभी वे चुड़ैलें कहती हैं तुम्हारी मौत पर रो रही हूँ, यहाँ क्यों आए हो मरने के लिए, यहाँ से चले जाओ वरना तुम भी हमारी तरह मारे जाओगे। तभी हातिम कहते हैं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उस सफ़ेद सेब को लेने के लिए आया हूँ। तभी वे बताते हैं कि वह चुड़ैल सेब तुम्हें कभी नहीं देंगी, लेकिन हातिम उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और उस दरवाजे से होते हुए उसके अंदर पहुँच जाते हैं। अंदर जाने पर हातिम के सामने वह चुड़ैल आती है। तभी वह चुड़ैल कहती है अगर तुम्हें वह सेब चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक खेल खेलना होगा, जिस खेल में बहुत सारे पत्ते होते हैं, जिसमें एक तस्वीर के 2 पत्ते होते हैं, यानी कुल 6 जोड़ियां होती हैं, जो कि हातिम को बस इतना याद रखना होता है कि कौन से पत्ते के नीचे कौन से तस्वीर मौजूद हैं। और वह चुड़ैल कहती है ताकि मेरी दिखाई हुई किसी एक तस्वीर की दूसरी तस्वीर दिखाकर जोड़ी बनानी होगी। उसके बाद वह सभी तस्वीरों को गायब कर देती है। तभी खेल शुरू होता है। तभी वह पहले पत्ते आँख को खोलती है। तभी हातिम एक दूसरा पत्ता चुनते हैं जो कि वह सही पत्ता होता है, वह भी आग का ही पत्ता होता है। शुरू में तो हातिम जीत रहे थे, लेकिन अंत में हातिम 3 गलत जवाब दे देते हैं और 3 गलत जवाब देने के बाद हातिम एक पिंजरे में कैद हो जाते हैं। उसके बाद खेल आगे बढ़ता है। उसके बाद आगे अगला पत्ता खुलता है जिसमें एक तितली होती है। तभी हातिम उस तितली के जोड़े वाला दूसरा पत्ता खोलने को कहते हैं, लेकिन वह पत्ता भी गलत निकलता है। तभी हातिम के उनके अगले गलत जवाब पर उनके चारों तरफ आग लग जाता है। अगर हातिम अगली बार गलती कर देते हैं तो हातिम जलकर खत्म हो जाएंगे, लेकिन अंत में हातिम सही पत्ते को चुन लेते हैं। तभी हातिम के सही जवाब देते ही हातिम उस आग के पिंजरे से आज़ाद हो जाते हैं। हातिम के आज़ाद होते ही हातिम के सामने वह सेब मिल जाता है, लेकिन वहाँ पर अभी भी 2 सेब होते हैं जिसमें हातिम को सही सेब चुनना होता है। अगर हातिम गलत सेब चुनते तो हातिम का वही हाल होता जो उन चुड़ैलों का हुआ था। तभी हातिम उस चुड़ैल रूबसी से कहते हैं ये तो सरासर धोखा है। तभी वह कहती है धोखा तो मैं भी हूँ मुसाफिर। तभी हातिम देर न करते हुए उनमें से एक सेब को उठाते हैं, लेकिन हातिम जो सेब उठाए थे वह सेब नकली होता है। तभी देखते देखते वह सेब जलने लगता है।
जिससे हातिम का हाथ जलने लगता है। तभी हातिम उस जलते हुए सेब को उस चुड़ैल के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे वह चुड़ैल जलकर खत्म हो जाती है। उस चुड़ैल के खत्म होने के बाद हातिम उस असली सेब को उठा लेते हैं। उस सेब को उठाते ही हातिम अचानक उस जंगल में वापस पहुंच जाते हैं। उसके बाद हातिम उस सेब को मलिका के सर पर रखते हैं। उस सेब को मलिका के सर पर रखते ही मलिका ठीक हो जाती हैं। उसके साथ ही उस जंगल की रखवाली करने वाली नेक परियां भी ठीक हो जाती हैं। तभी हातिम उनसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकती हैं कि पीले पानी का झरना कहाँ है? तभी वे नेक परियां हातिम की मदद करती हैं और उन्हें एक उड़ता हुआ उड़न खटोला देती हैं, जिस पर वे सभी बैठकर हातिम और उनके साथी पीले पानी के झरने की तरफ निकल जाते हैं। उस उड़न खटोले पर बैठकर वे सभी काफी समय तक अपना सफर तय करते हैं। काफी समय तक सफर करने के बाद वे सभी उस उड़न खटोले की मदद से पीले पानी के झरने के पास पहुंच जाते हैं। तभी हातिम उस पीले पानी के झरने में उतरते हैं, लेकिन बादशाह गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी होबो कहता है, नीचे उतरो, पीले पानी का झरना आ गया। तभी वह भुड़क्कर बादशाह फिर से भूल जाता है और कहता है, पीले झरने का पानी, मगर हम आए क्यों हैं? तभी होबो कहता है, झक मारने आए हैं, यहाँ की पीली पीली मछलियाँ खाने के लिए। तभी बादशाह कहता है, लेकिन मैं मछलियाँ नहीं खाता। तभी होबो कहता है, लेकिन मेरा दिमाग तो खाते हो ना, नीचे उतरो। उसके बाद बादशाह उनके साथी उस पीले झरने के पास जाते हैं। तभी अचानक वे सभी उस पीले झरने के पानी में गिर जाते हैं। उस पीले झरने के पानी में गिरने के बाद वे सभी उस पानी में बहते जा रहे थे।